Good evening, everyone. Welcome to Biology Solutions with Surya Prakash. Today is a great day, and today's topic is another important aspect of frog, that is respiratory system of frog. So, without wasting any time, let us start respiratory system of frog. Now, whenever we talk about respiratory system of frog, there are two things. So, let us write down the heading: respiratory system of frog. So, देखिए वेरियस डायग्राम्स आर देयर, बहुत सारे डायग्राम्स हम ड्रॉ करेंगे एंड नाउ समझना जरूरी है। मेनली अगर देखा जाए तो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, सिंपल वर्ड्स में अगर देखा जाए ना, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम वो है कि एक ऐसा सरफेस जहां पर हम क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, उसे रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं। और रेस्पिरेटरी सिस्टम किसे कहा जाता है कि वो सिस्टम जो बेसिकली क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, यानी इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है पूरा। अब आगे एनर्जी रिलीज, वो सारा प्रोसेस अलग चीज है। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग में जब हम बात करते हैं टेडपोल की, विच इज द लार्वल फॉर्म, है ना, टेडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग। अब इसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें जो रेस्पिरेशन होती है, एंड दैट रेस्पिरेशन ऑकर्स बाय, that is brachial respiration, that is brachial respiration यानी by gills। लेकिन जो हम यहां बात करने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट बात है आज की, वो ये है कि अगर हम एक एडल्ट फ्रॉग की बात करें, एडल्ट फ्रॉग की, तो एडल्ट फ्रॉग में हमें 3 तरह की रेस्पिरेशन मिलेगी। और वो 3 तरह की रेस्पिरेशन क्या होगी, लेट अस एक ब्रीफ व्यू आज हम लेंगे। वन इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का मतलब बाय स्किन। सेकेंड हम लेते हैं, दैट इज आवर बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन और बक्कल रेस्पिरेशन, हम ऐसा भी कह सकते हैं। और तीसरी जो रेस्पिरेशन है वो है हमारी पल्मनरी रेस्पिरेशन, पल्मनरी यानी लंग्स के थ्रू। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है, इसमें हम बड़े डिटेल में लेंगे, इसके 3 पार्ट पढ़ेंगे। ये आज एक पहला पार्ट है, छोटे छोटे वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आप देख सके ध्यान से। अब देखो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ये मैंने क्यों लिखा है तीनों, क्योंकि फ्रॉग जो है ना, उसके जो लंग्स है इतने डेवलप नहीं होते। लंग्स जरूर है लेकिन इतने डेवलप नहीं होते। उसे उसे मैं कहता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्ट चाहिए होती है रेस्पिरेशन के लिए, उसे कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्ट चाहिए। तो ये जो 2 सिस्टम यहाँ लिखे गए हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन एंड बक्कल रेस्पिरेशन, दे बेसिकली सप्लीमेंट द पल्मनरी रेस्पिरेशन। और इसी वजह से क्या है कि ये तीनों रेस्पिरेशन हमें पढ़नी है इन ब्रीफ, क्योंकि फ्रॉग का सिस्टम हमने पढ़ना ही है। अब चलिए हम सबसे पहले एक हेडिंग डालते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन की, तो जल्दी से खत्म करेंगे आज का टॉपिक, दैट इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कैसे होती है, इट इज बाय द वे ऑफ स्किन, बाय स्किन। अब कैसे, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन एक फ्रॉग के अंदर अगर वो पानी में है या पानी के बाहर है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन दोनों जगह चलेगी, वेदर द फ्रॉग इज आउट ऑफ द वाटर और इनसाइड द वाटर, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ऑलवेज वर्क। ये 24 घंटे काम कर रही है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए मैंने कहा ना, वो सप्लीमेंटेशन कर रही है पल्मनरी रेस्पिरेशन को। तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फ्रॉग पानी में है या पानी के बाहर है, रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू चलेगी ही चलेगी। तो ये याद रखिएगा। अब यहां दूसरी चीज क्या है कि स्किन के पास कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं म्यूकस ग्लैंड्स, और ये म्यूकस ग्लैंड क्या सेक्रीट करते हैं, म्यूकस। दे सेक्रीट म्यूकस एंड व्हिच कीप्स द स्किन मॉइस्ट, कीप्स द स्किन मॉइस्ट। तो देखो स्किन का मॉइस्ट रहना बड़ा जरूरी है। पानी के अंदर तो चलो मॉइस्ट रहेगा ही रहेगा, लेकिन स्किन के पास भी अगर वो पानी के बाहर है, मैंने कहा ना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो फ्रॉग जो है कहां है, किस जगह पर है, वो चलेगी ही चलेगी, वो ऑलवेज वर्क। सो यहां क्या है, म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, अगर वो पानी के बाहर है तो म्यूकस जो है उसको मॉइस्ट, उसको हमेशा मॉइस्चर रखेगा। नाउ अब यहां क्या होता है कि ये जो स्किन है, स्किन की जो एपिथेलियल लेयर है, इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस ब्लड वेसल्स, वेरियस ब्लड कैपिलरीज कह लो या वेसल्स कह लो, ये इसके पास प्रेजेंट होती है। अब जब वेरियस ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है तो अब कि जो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा वो कैसे होगा, इट इज
डायरेक्ट बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू डायरेक्ट एक्सचेंज होगा इन्वायरमेंट ऑक्सीजन ब्लड के साथ स्किन नेचुरली जो उसकी लेयर है, मान लेते हैं ये आपको मैं हल्का सा एक मतलब मैं ऐसा कहूंगा कि ये फ्रॉग मान लो, ये यहां पर ये फ्रॉग हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये आ गया। तो चलिए जल्दी से चले। तो देखो अगर हम देखें ना इसका जो स्किन है तो यहां पर यहीं से एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन अंदर आएगी, ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस होगा यहां पे, और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी। और ये सारा काम क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी स्किन के ऊपर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज है और डायरेक्टली इन्वायरमेंट और बॉडी टिश्यूज के बीच में, ब्लड के बीच में डायरेक्ट एक्सचेंज होगा। देयर इज डायरेक्ट एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड द इन्वायरमेंट, डायरेक्ट एक्सचेंज हो जाएगा। सो सिंपल प्रोसेस है कि द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू स्किन, अंडरस्टूड। तो सिंपल सा पॉइंट है, कोई इसमें आपको कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज आपको याद रखनी है, वो है म्यूकस ग्लैंड्स जो इसकी स्किन को मॉइस्ट रखते हैं, और मॉइस्ट इसीलिए रखा जाता है क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। सो रिमेंबर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्स डायरेक्ट बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। सो देयर इज डायरेक्ट एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड द इन्वायरमेंट। ये 3-4 पॉइंट याद रखने हैं और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम चलते हैं विद सेकेंड पार्ट, बक्कल रेस्पिरेशन। अब देखो बक्कल रेस्पिरेशन कब होती है? बक्कल रेस्पिरेशन होती है when it does not occur in the water, it occurs on the land, so mainly on the land. So let us write down the heading, बक्कल रेस्पिरेशन। तो देखो बक्कल रेस्पिरेशन थोड़ी सी मैं एक कहूंगा, हमने बड़ी बार कहा है बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग से ये रेस्पायर करते हैं, तो थोड़ा सा एक ध्यान रखना है। डायग्रामेटिकली एक हल्की सी डायग्राम बनाएंगे और उसको देखने की कोशिश करेंगे होता क्या है। तो ये कब होती है? इट ऑकर्स मेनली ऑन लैंड। चलिए ठीक है। अब यहां क्या होता है कि अगर हम इसको ध्यान से देखें तो होता क्या है, इसमें क्या हो क्या रहा है, कोई समझने की अगर हम इमेजिन करें कि बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन क्या चीज हुई, बक्कल कैविटी से रेस्पिरेशन कैसे होती होगी। तो देखो आगे बहुत सारी डायग्राम आएगी, तो यहां हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली ये फ्रॉग के अंदर हो क्या रहा है। ये देखिए, ये मान लेते हैं ये एक फ्रॉग की आई आ गई, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि देयर इज प्रेजेंट नॉस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स जिसे हम बोलते हैं। तो ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हम बना देते हैं, ये मान लो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स आ गए। तो ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स क्या बता रहे हैं? दीज आर ओपन नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स क्या है? ओपन है। थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, चलो थोड़ा सा मैं इसको, क्योंकि ओपन बनाना है तो ये जो जगह है, सो ये क्या बता रही है? दिस इज नॉस्ट्रिल्स ओपन। तो बक्कोफेरेंजियल में आप सबसे पहले याद रखिएगा कि नॉस्ट्रिल हमेशा खुले रहते हैं, ये याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट आपने यहां याद क्या रखना है? द माउथ इज क्लोज्ड। तो चलिए माउथ बना देते हैं। तो यहां से ये माउथ शुरू होता है और यहां से ये टंग, बाइफेट टंग बना देते हैं, और ये इसका फ्लोर आ गया, ठीक है। देखो माउथ यहां क्या है, यहां हम लिख देते हैं माउथ क्लोज्ड, माउथ क्लोज्ड है। और अब यहां क्या होगा कि अब एक और चीज बंद चाहिए, क्योंकि बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन है तो एक चीज और बंद चाहिए, वो है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस हमेशा बंद होना चाहिए। क्यों? वो परमानेंटली बंद रहेगा बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन के वक्त। क्यों? ताकि अगर मान लो वो खुला होगा तो लंग्स की रेस्पिरेशन हो जाएगी, लंग्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो लंग्स बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ लंग्स इन बक्कल रेस्पिरेशन। तो हम ग्लॉटिस भी एक बनाने की कोशिश करते हैं कि ग्लॉटिस कैसे बनेगा। तो देखिए यहां पर ये हम ले लेते हैं कि ये आ गया ऑइसोफेगस, और यहां से मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, ये हमारा आ गया ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस जो है वो क्लोज्ड है, और इसके पीछे ये लंग्स है।
और देखिए यहां पर ये है इस तरह से। देखो कौन कौन से पार्ट्स हमें यहां दिखाई दे रहे हैं बड़े। अब ये देखो ये जो हिस्सा है ये है बक्कल कैविटी, ये पूरे का पूरा। ये थोड़ा सा बक्कल कैविटी ब्रॉड होगी क्योंकि यहां से क्या है, ये हम ले लेते हैं दिस इज द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। ये आगे भी कल भी बहुत सारे डायग्राम आएंगी, तो ये हमें समझना जरूरी है। फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी, यहां पर ये जो हिस्सा है दिस वन पार्ट इज द ग्लॉटिस। और ये ग्लॉटिस देखिए, ग्लॉटिस क्लोज्ड है, कोई जगह नहीं है यहां पे, इट इज क्लोज्ड। सो ग्लॉटिस क्लोज्ड, माउथ क्लोज्ड। अगर हम यहां देखें नॉस्ट्रल्स ओपन है। अब देखो यहां से जो भी एयर अंदर आएगी, अब नॉस्ट्रल तो खुले हैं, नॉस्ट्रल खुले हैं तो एयर यहां से एंटर करेगी, है ना, नॉस्ट्रल से एंटर करेगी। जब एंटर करेगी तो अब अगर ये खुले हों, ग्लॉटिस खुला होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, एयर यहां जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एयर यहां से बक्कोफेरेंजियल ये जो लाइनिंग है, यहां पर क्या है, देयर आर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट। सो लेट अस राइट डाउन द पॉइंट्स। अब हमें समझ आ गया होगा, जब हमने कहा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट तो इसका मतलब क्या है, एक्सचेंज किसके बीच में हो रहा है, डायरेक्टली गैसेस और ब्लड के बीच में। सो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन द बक्कल लाइनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बक्कल लाइनिंग में ये है, एंड देन एक्सचेंज किसके बीच में हो रहा है, एक्सचेंज occurs directly between किसके भी, blood and gases directly। और कैसे, by diffusion, simple diffusion from higher partial pressure to lower partial pressure और higher concentration to lower concentration चल रहा है। अब यहां देखो ऐसा होगा। अब यहां तो कोई काम ही नहीं होगा क्योंकि यहां पर ये जो हिस्सा है, ये जो ऊपर ब्लैक पे यहां दिखाई दे रहा है, दिस इज द ओएसोफेगस, ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। देखो समझने की जरूरत है, बस आपने छोटी छोटी चीजें समझनी है। और रेस्पिरेशन यहीं से होता है, नॉस्ट्रल हमेशा खुले रहते हैं, माउथ हमेशा बंद रहता है, ग्लॉटिस परमानेंटली बंद। और जो भी रेस्पिरेशन होगी, जो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, वो बक्कल लाइनिंग की ब्लड वेसल्स और गैसेस एनवायरनमेंट के बीच में डायरेक्टली हो रहा है। तो इस तरह की रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं, बक्कल रेस्पिरेशन कहते हैं। आई होप आपको इस डायग्राम से बहुत कुछ समझ आया होगा। यहाँ ये हमने बाइफेट टंग बनाई है और ये माउथ बंद है, नॉस्ट्रल हमेशा खुले हैं, ठीक है। बक्कल कैविटी थोड़ी लोअर होती है। अब यहाँ क्या होता है, देखो बक्कल रेस्पिरेशन के वक्त एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, देयर इज नेचुरली जब ये अंदर जाएगा तो अब यहाँ बक्कल लाइनिंग में जो बक्कल कैविटी है, यहाँ कुछ ना कुछ तो होगा। सो देयर इज अल्टरनेट raising and lowering of buccal cavity, buccal cavity, और मैं कहूं raising of floor of buccal cavity। ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब भी अंदर ऑक्सीजन आती है या अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो फ्लोर है ये अल्टरनेटली रेज करता है और लोअरिंग ऑफ, नीचे को बेंड हो जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, यही ये जो अल्टरनेटिंग, हम ऐसा कह सकते हैं रेजिंग एंड लोअरिंग, दिस अल्टीमेटली हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और यही एक कारण है कि यहां पर ये जो ग्लॉटिस बंद रहता है, क्योंकि सारा काम कौन कर रहा है, यही बक्कल कैविटी कर रही है। तो देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये थोड़ा सा समझने की बात है आपको, ठीक है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखते हैं। तीसरा आ जाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अब पल्मोनरी की एक थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देते हैं, पल्मोनरी को हम पार्ट सेकंड में करेंगे। देखो पल्मोनरी की एक बड़ी याद रखिएगा, लंग रेस्पिरेशन। फ्रॉग्स में मेनली हम कहते हैं लंग से रेस्पिरेशन होती है, बट एक चीज याद रखिएगा, लंग्स इनके मैंने शुरू में ही कह दिया, दे आर नॉट डेवलप्ड, नॉट सो मच डेवलप्ड कि वो अकेले सारा काम कर लें। इसलिए ये जो दो रेस्पिरेशन हमने शुरू में पढ़ी हैं, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन नीट के लिए आपको बस इतना सा याद रखना है, क्यूटेनियस कैसे होती है, स्किन के थ्रू होती है, ठीक है। और जो बक्कल रेस्पिरेशन है, दैट ऑकर्स थ्रू बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग, बस इतना सा याद रख लीजिए। और कैसे होती है, अल्टरनेट लोअरिंग एंड रेजिंग ऑफ फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी, ऊपर नीचे ये फ्लोर होता है, जिसकी वजह से ये जो ग्लॉटिस का बंद रहना और ये सारी चीजें,
ये फेवर करती है बक्कल रेस्पिरेशन को। तो 3 चीजें याद रख लीजिएगा इसमें, नॉस्ट्रल ओपन, माउथ क्लोज्ड, ग्लॉटिस ऑलवेज क्लोज्ड, और चौथी चीज याद रखिएगा, अल्टरनेट रेजिंग एंड लोअरिंग ऑफ बक्कल कैविटी, फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। एंड दिस एक्सचेंज कैसे होता है, इट इज द करेक्ट डिफ्यूजन। और तीसरी चीज, दे सपोर्ट द पल्मोनरी रेस्पिरेशन, सप्लीमेंटेशन चाहिए उसको। अंडरस्टूड। तो अब हम बात करेंगे इसकी नेक्स्ट टॉपिक में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, जहां एक डायग्राम, बहुत ही खूबसूरत डायग्राम बनाई जाएगी। ये भी आप डायग्राम बना सकते हैं, ये एरोस वगैरह अगर हम हटा दें तो आपको सिंपल सी एक डायग्राम मिल जाएगी, क्योंकि ये तभी समझ आती है ये डायग्राम अगर आपने बेसिकली फ्रॉक को ध्यान से पढ़ा है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है और उसकी फिजियोलॉजी, उसके जो मॉर्फोलॉजी है वो पढ़ी है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने बहुत कुछ किया है और आगे आने वाले समय में बहुत कुछ करने वाले हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा, छोटा सा टॉपिक था। सो थैंक यू वेरी मच।